त्योहार का मौसम नहीं है कि चुनाव आते हैं, ये हमारे लिए हमारी अभिव्यक्ति का मौसम आता है। लेकिन उसमें भी बिहार के 90% लोग जाति देख के वोट करेंगे। क्या बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त है? क्या बिहार में ट्रैफिक पुलिस हर जगह मौजूद रहते हैं? क्या बत्तियां जलती रहती हैं? क्या बत्तियां समय पे बढ़ती और बुझती हैं? क्या नहीं। लेकिन कैमरा समय पे काम कर रहा है। गाड़ी जा रही है 4 चक्का, चलान कट क्या रहा है मोटरसाइकिल का, मोटरसाइकिल जा रहा है और चलान कट क्या रहा है स्कूटी का। अरे मजाक बनाए हुए क्या? हमारे सरकार चुनी जाती है तो सबसे पहला काम यही करती है सरकार कि जनता को खुश नहीं रहने देना है। अगर वो खुश हो गई तो हमको फिर याद नहीं करेगी। स्वास्थ्य का चौपटे कर दिया आपने। अगर किसानों की बात की जाए तो आपके पास कोई स्कीम नहीं है, आप केवल नरेंद्र मोदी का मुंह तकते हैं। अगर आपके नल जल योजना की बात की जाए तो खुद जदयू के लोग कहते हैं। कहाँ आपने अच्छा काम किया? सोनम मलाह, मुकेश सहनी, मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि भाजपा के साथ जाएंगे। बस दिक्कत क्या हो रही है कि इनकी वहां वकालत करने वाले लोग कमजोर पड़ जा रहे हैं। नीतीश कहीं वकालत कर दे तो बात बन जाएगी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये भारत लाइव का शो नहीं है बल्कि ये पंचनामा का शो है। और पंचनामा में आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जो चीर-फाड़ है, बिहार की राजनीति में जो वर्तमान चल रहा है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों को आइडेंटिफाई करके नमन मिश्रा जी रोग को दूर करते हैं, रोग निवारण करते हैं। बिहार की राजनीति में इसी तरह की कई ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज भी हैं, लेकिन जब तक हो तब तक इलाज चलता रहता है। अब इसी इलाज को लेकर के आज जो हम चर्चा आपसे करने आए हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पिछले 4-5 दिनों में बहुत बदली हैं। इतनी बदली हैं कि मरीज के साथ साथ मर्ज भी बढ़ गया है। आखिर इसको दूर कैसे किया जाए, और इसको दूर करने में सबसे बड़ी बात यह है कि कौन किधर है, कौन किधर भागेगा, कौन किधर रुकेगा, ये सारी बातें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। क्या अपने अपने कुनबे को समेटने में दोनों खेमे, इंडिया और इंडियन, सफल नहीं हो पा रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम नमन मिश्रा जी से लेंगे। पंचनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमन जी, आपका भी आपके पंचनामा में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और विशेष तौर पर धन्यवाद इसलिए कि आज कोई एंकर नहीं रहने की वजह से आपने एंकरिंग की, ये मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय है। देखिए, निश्चित तौर पर आपने जो तथ्य सामने रखे हैं, ये सय मात का खेल चल रहा है। अंततः देखने से तो लग रहा है कि नीतीश कुमार पटका जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2-4 फैक्ट बने जगहों पर, सही जगहों पर न दें। जी। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी राजनीतिक पहलवानी की बात अगर की जाए तो एक बहुत प्रचंड पहलवान है जी, जिसको खूब दाव पे जाता है, जिसके पास ताकत भी अथाह है, जो पैंतरों में निपुण है। लेकिन अगर नीतीश एक धुरिया पछाड़ दे दे तो जनता अगर इस उम्मीद में बैठी हुई थी। आज ही भारत पाकिस्तान का इमर्जिंग एशिया कप मैच हुआ, इंडिया हार गया 128 रन से, लेकिन उम्मीद तो लोगों की नहीं होगी कि इंडिया हारेगा। बिल्कुल। भारत के लोग तो नहीं सोचे होंगे। ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ जाता है। और ठीक है, एक पटकी तो देना ही बनता है ना जी। बड़ा मैच होता है तो एक पटकी दिया जाता है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जिसे पटकी दी तो आज इंडिया पीछे फिसला। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंडिया पाकिस्तान से खराब टीम हो जाएगी। नहीं, हार तो जीत का रास्ता बनाता है। हाँ, और ये टेम्पोररी हार है। जैसे नीतीश कुमार ने एक पटकनी ऐसी दी है, जो पटकनी, मैंने, आपको याद होगा मैंने इस बात की चर्चा भी की थी कि नीतीश कुमार के बयानों को समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी नाराज़गी है, इस बात को मत भूलिए, इस भ्रम में मत रहिए। माफ़ी मांग लिया लोग जो कहा था नीतीश कुमार नाराज नहीं है। जी। लोग माफ़ी मांग रहा है कि नहीं नीतीश नाराज है, तो हमको क्या पता, हम थोड़े अंदर बैठे हुए थे। अरे तो आप ये दावा क्यों करते नीतीश नाराज नहीं है जी? आप ये भ्रम क्यों फैला रहे थे? आप वैसे लोगों को हम स्पष्ट बताते हैं, हम मिर्च मसाला कभी नहीं लगाते हैं कि इन खबरों में जो है तो है। अब उसको लोग कहते नहीं भाई आप भी गोदी मीडिया हो गए। अरे हद है, गोदी मीडिया के खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू करके चैनल बनाया, हम गोदी मीडिया हो गए। अब एक नया लड़ाई चल रहा है, गिद्ध मीडिया। वही हाल है, आधी बाल्टी भरी हुई है, आधी खाली है। वही बाबा, तो हम तो दोनों तरफ से आते हैं। आधी खाली वाले भी कहते हैं कि आधा भरा हुआ है, आधी भरी वाले कहते हैं आधा खाली है। जो सरकार में रहता है वो हमें गोदी मीडिया कहता है। एक और बड़े विचित्र कमेंट कल आया था पंचनामा में, मैंने देखा
एक शख्स लिख रहे हैं, आप गजब करते हैं नमन जी, आपकी पत्रकारिता बिल्कुल सही नहीं है, जो सत्ता में आ जाता है उसके खिलाफ आप कमियां निकालने लगते हैं। अरे दोस्त, आपको पत्रकारिता का नियम ही नहीं पता है तब तो। हमारा काम ही है कि अच्छा बनाया पुलाव में नुक्स निकाल देना। जी बिल्कुल, इलायची क्यों पड़ गई और बेहतर से बेहतर बन सके। आप मेहनत कीजिए ना, आपको चुना गया है लाखों करोड़ रुपए का ऐशो आराम का जीवन जीने के लिए, जेट प्लस सिक्योरिटी के लिए बड़ा बड़ा कोठी बंगला बना के उसमें रखाया था आपको सिक्योरिटी में, आपको गाड़ी में, आपको बंगला में, आपको एसी में, आपको प्लेन में, आपको हेलीकॉप्टर में, हर चीज में बिठाया जाता है। हम लोग साइकिल से भी चल नहीं पाते हैं। तो हमारा काम क्या है, आपको सही राह दिखाए ताकि आप हमको हेलीकॉप्टर में चलने लायक बनाइए। हम राह पे खड़े रहते हैं और राह से आप निकल जाते हैं। इस देश का मतलब ये गौरव नहीं है कि प्रधानमंत्री करोड़ों के हेलीकॉप्टर से उड़ते हों या प्लेन से। इस देश का गौरव ये हो सकता है कि हर कोई के घर में मोटरसाइकिल और गाड़ियां हों नागरिकों के, और चलने के लिए सड़क हो चलाने के लिए, और किसी कोई मतलब गाड़ी की वजह से कोई किसी जान में चल जाए, पहुंच ना पाए हॉस्पिटल, को ऐसी ना परिस्थिति उत्पन्न हो, जीवन का स्तर बढ़े। देखिए, मैं ये बोलने से पहले थोड़ा विषयहीनों को बता ही दूँ एक बात। मैंने बहुत इसको अथाह मैंने रिसर्च के बाद मैं महसूस किया है कि बाहर के देशों में सरकार जब चुनी जाती है तो सरकार के नेताओं का सबसे बड़ा काम ये होता है कि उस देश के जनता के जीवन स्तर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। जी, हमारे सरकार चुनी जाती है तो सबसे पहला काम यही करती है सरकार कि जनता को खुश नहीं रहने देना है। अगर वो खुश हो गई तो हमको फिर याद नहीं करेगी, भगवान वाला हाल एकदम। और अपना जीवन और देखिए, अच्छा गाड़ी से घूम रहा है सब, रुके हर जगह कैमरा लगा दो। क्यों? क्योंकि कोई सीट बेल्ट नहीं पहना हो तो उसको फाइन 1000 कर देंगे। भले वो कमाने के लिए बेचारा निकला हो 1000 रुपया, उसको 1000 रुपया वहीं चुना लग जाए एकदम तुरंत सुबह सुबह ही। कोई अगर बेचारा सिम बेच रहा है घूम घूम के, कोई सर्विस कर रहा है एयरटेल का कि सर खराब है आपका एयरटेल, कोई स्विगी वाला घूम रहा है, दिन भर में क्या 1000 रुपया कमाएगा बेचारा। 300-400 रुपये कमाने वाला है, उसको 500 का गया कहीं, हर लेट हो रहा है, कहाँ हो, अरे मेरा खाना खड़ा कर दोगे, आ रहे हैं सर, तेजी में मार दिया कहीं हरियर लाल पे। जी, हर जगह आपके पास थोड़ी हरियर लाल चल रहा है। क्या बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त है? क्या बिहार में ट्रैफिक पुलिस हर जगह मौजूद रहते हैं? क्या बत्तियां जलती रहती हैं? क्या बत्तियां समय पे बढ़ती और बुझती हैं? क्या नहीं। लेकिन कैमरा समय पे काम कर रहा है, ज्यादा ही काम कर रहा है। गाड़ी जा रही है 4 चक्का, चलान कट के आ रहा है मोटरसाइकिल का, मोटरसाइकिल जा रहा है और चलान कट के आ रहा है स्कूटी का। अरे मजाक बनाए हुए क्या? सरकार चलाने के लिए हमारे छाती पर मुंह मत डालिए, ऐसा मत कर दीजिए कि गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जनता का लोकतंत्र से विश्वास उठ जाए। अरे क्या कर रहे हैं आप महाराज? आप कर क्या रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि आपने शराबबंदी लागू की, एक विफल शराबबंदी जो जनता को पहले से ही परेशान करके रखी हुई है। अब हमारे बगल में शराब मिल रहा है, हम क्या करें? थाने में जाएंगे, वहां से वो बता देगा उसको, क्योंकि थानेदार तो पहले से सेटिंग किए हुए से वो बता देगा कि रे तुम्हारे बगल वाला तो कंप्लेन कर रहा था कि दारू बेचता है, वो आके 10 चप्पल हमको मारेगा, हमको हत्या करेगा। बिल्कुल यही होगा ना, हो ही रहा। कौन बचाएगा हमको? नीतीश कुमार। हो ही रहा। शराबबंदी अपने घर में बैठ के लागू कर दिए, जेल तो हम रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी का तो नोटबंदी से कई लोग मरे, 1 साल के लिए मरे। आप तो हर दिन मरने की स्थिति उत्पन्न किए हुए हैं। कोई इसके खिलाफ बोलता है, राजद विपक्ष बोलती तो राजद बोलती है, भाजपा विपक्ष बोलती तो भाजपा बोलती है, लेकिन कोई भी नीतीश कुमार के साथ रहकर हिम्मत नहीं कर पाता है बोलने का कि अरे ये क्या किए हैं आप, ये क्या आपने किया है। मैं मांझी जी को सैल्यूट करता हूं कि वो आदमी बोलता है कि मैं नहीं पीता हूं, लेकिन फिर भी जो पी रहा है उसको जबरदस्ती तंग कर रहे हैं। आपने पुलिस की छवि बिगाड़ दी, पुलिस मुंह सुंगा हो गया, पुलिस घूम घूम कर लोगों से, उन्हीं लोगों से मार खा रही है जो पुलिस को पकड़ना चाहिए। वही व्यक्ति दारू से पैसा कमाकर और कुकर्म करता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि दारू का कमीशन खाया है। लेकिन इन सब के बावजूद नमन जी ये सारी बात नहीं बाबा, मतलब ये हो गया। मैं आपका गुस्सा समझ नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, ये तो मेरा गुस्सा नहीं है। मेरा गुस्सा क्यों होगा? पूरे बिहार का गुस्सा है। मैं आज कई दिनों बाद बाहर सड़कों पर निकला, मुझे निकलते हुए समय होता है 10 दिन। मैं आज निकला, जहां जा रहा हूँ लोग ये कह रहे हैं भैया 10,000 का चालान काट दिया, 2,000 का चालान काट दिया, 4,000 का चालान काट दिया। ऐसे ऐसे लोगों का चालान काटा गया है बाबा कि जो लोग बेचारे 4,000, 5,000, 10,000, 15 रुपये महीना पे काम कर रहे हैं, आप उसका 4,000, 5,000 का चालान डेली काट रहे हैं। एक आदमी का चालान अगर यहाँ कट गया कि उसने हेलमेट नहीं पहना है, अगले नुक्कड़ पर फिर काटा, फिर अगले नुक्कड़ पर काटा। ये नियम है ट्रैफिक का, ये नियम है ट्रैफिक का कि एक जगह आपने काट दिया तो वो पूरे जगह उसको माफ हो गया पूरे दिन के लिए। बिल्कुल आपने अब देखिए, कल ही परसों देखा कि कोई बेचारा कृष्णा सिंह का हेलमेट पहन के अपनी गाड़ी ही जला दिया, अंतिम संस्कार कर दिया गाड़ी का।
नहीं हंसने वाला नहीं, ये मजाक चल रहा है। सरकार चला रहे हैं आप, जनता के अहित का पता ही नहीं है। शिक्षा का चौपटे कर दिया आपने, स्वास्थ्य का चौपटे कर दिया आपने। अगर किसानों की बात की जाए तो आपके पास कोई स्कीम नहीं है, आप केवल नरेंद्र मोदी का मुंह तकते हैं। अगर आपके नल जल योजना की बात की जाए तो खुद जदयू के लोग कहते हैं कहाँ आपने अच्छा काम किया, और फिर लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के आप खिलाफ क्यों बोलते हैं। जो सत्ता में रहेगा मैं उसके खिलाफ नकेल का काम करूंगा। विपक्ष अपना काम नहीं करता है, इसलिए मैं अपना काम नहीं भूल सकता हूं। आपको अगर लगता है कि पत्रकारिता करते दूसरा चैनल देखिए, बहुत लोग चॉकलेट खा खा के अपना एक से मैंने जीभ लाल पियर करके देखा, आपको गाना सुना रहे हैं, सुनिए उनका। लेकिन जब देश में जनता हमारे यहाँ सरकार चुन के भेजती है तो लोग हमें टैक्स करके परेशान करके ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से जनता खुश नहीं रह सके। बिल्कुल, कभी टैक्स कर दीजिएगा सड़कों पर, कभी सांस लेने पर टैक्स कर दीजिएगा। सच्चाई यही है बाबा, इस देश में जिस चीज की खपत ज्यादा जनता करने लगती है, अगर लोग गाड़ियां खरीदने लगे ना, लोग अगर गाड़ियां खरीदने लगे ज्यादा, सरकार मॉनिटर करती है। मैं केंद्र और राज्य दोनों की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, अगर ज्यादा गाड़ी खरीदने लगा लोग तो रोड टैक्स बढ़ा दिया जाता है जी, गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है व्हीकल पर। बिल्कुल, अगर लोग फ्रिज और टीवी खरीदने लगे तो उस पर बढ़ा दिया जाएगा। सरकार कैसे बनाती है बजट? अच्छा, पिज्जा बर्गर ज्यादा खा रहा है जिसका लोग बहुत खुश हो गया, पिज्जा बर्गर पर 20% टैक्स डालो। ये स्थिति है, मतलब गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं नेता। हम जिनको नौकर चुन के भेजते हैं वो गिद्ध बन के हमारे ही खून को चूसते हैं जी। ऐसे अरेंजमेंट को, लोकतंत्र को हम बर्दाश्त कर रहे हैं जी। ये हमारे लिए ये त्योहार का मौसम नहीं है कि चुनाव आते हैं, ये हमारे लिए हमारी अभिव्यक्ति का मौसम आता है। लेकिन उसमें भी बिहार के 90% लोग जाति देख के वोट करेंगे जी, जाति देख के सपोर्ट करेंगे, जाति देख के लोगों को चुनेंगे, और फिर वही चुनने चल लगेगा मीम, जाति देखकर जीजा चुना जाता है, नेता नहीं। लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है, सब जीजा ही चुनता है। बिल्कुल, और ये गलत है। और खैर मैं मिसीन हो गया, लेकिन वापस विषय पे आ जाऊं जी। नीतीश कुमार स्वयं आपके खेल में राजनीति ही है। हम भी राजनीतिज्ञ ही हो गए हैं बोलते बोलते, हम भी तो कहाँ कुछ और हम कर पाते हैं, हम भी तो राजनीति में दिन भर फंसे रहते हैं। नीतीश कुमार के पल पल नीतीश ने किसको मारा, भाजपा ने किसको मारा। नीतीश कुमार ने जो पटकनी इस बार दी है, ये पटकनी उनके बयान में झलकी थी। मलमास मेला से बाहर आके आए थे तो अपना गुस्सा तो था, उसको कंट्रोल भी किया कि अब कहाँ जा सकते हैं, भाजपा तो वापस लेगी नहीं। हरिवंश वाला चैप्टर तो क्लोज कर दिए हैं, वहाँ भाजपा ने भी हरिवंश का चैप्टर क्लोज कर दिया, तो अब उपसभापति वाला विपक्ष पद गया जदयू का, नीतीश का ब्रिज टूट गया भाजपा वाला। अब नीतीश तो कर ही दिया, उधर से भी गेम पलट गया। अब क्या है कि नीतीश के पास एक ही ऑप्शन है कि इस गठबंधन को जैसे भी हो झेलें। हम ही नहीं कह रहे कि मैंने मजबूत करें, झेलें। तो नीतीश क्या कर सकते हैं? अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार कैसे अपने आप को मजबूत करते हैं? विधायक तो बढ़ेगा नहीं बिना चुनाव के, और चुनाव में बढ़ना के घटना ही लग रहा हो जाएगा। सांसद तो इस बार घटना ही है, बढ़ना तो है नहीं। किसी स्थिति में नीतीश कुमार का सांसद घटेगा जी, किसी स्थिति में जी, कोई भी परिस्थिति बताइए बाबा जो जिसमें नीतीश का सांसद बढ़ जाए। 17 लड़े थे, 16 जीते थे। मैंने एक खबर किया है ना जी, जो खबर कल पब्लिश होगा। आप जितनी बातें कह रहे हैं ना, मैंने जोड़ करके बता दिया है कि आप समझिए पिछली बार 9 सीट पर लड़ी थी कांग्रेस, इस बार कितना सीट पर लड़ेगी? वो जो मैं कह रहा हूँ बाबा, थोड़ी कांग्रेस की बात है। फिर भी नीतीश 17 पर लड़े थे, 16 जीते थे। अब 17 पर तो नहीं लड़ेंगे, वो तो तय है। बिल्कुल। और अगर 10 पे लड़ेंगे, 10 जीत जाएंगे तो 6 कम रहेगा उनका। बिल्कुल। अगर 10 पे लड़ते हैं, 6 जीतता है तो सीधे 16 कम हो जाए, 10 कम हो जाएगा उनका जी। तो क्या नीतीश कुमार अपने आप को मजबूत कर सकते हैं संवैधानिक तरीकों से? नहीं। तो क्या करेंगे? वही जोड़ घटाव करेंगे। बयान क्या दिया कि और भी और दल जुड़ेंगे, हम बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ लोग हैं संपर्क में, वो आएंगे। कौन संपर्क में है आपको? 16 से 26 हुए, 26 से 36 होंगे। 36 कहाँ होंगे बाबा, मुझ मोटे लड़ा वही है। कहीं अगर 40 हो गए तो एक सीट कम। नीतीश क्यों बढ़ाना चाहिए? माजी को हटाया किसने? नीतीश कुमार ने। तो दूसरा पॉलिटिक्स था ना। एक ब्रिज तोड़ता, एक ब्रिज बनाएंगे नहीं बाबा। बिल्कुल। लेकिन भगाया क्यों? टिकट वो नहीं देना पड़े, एक बंद 2 काज उधर से कुछ 1 लाख से 2 लाख 2 शिकार हो गया उधर। बिल्कुल। भाजपा इतनी हल्की थोड़ी अब है कि मैंने माजी वाला चाल समझ नहीं, उसको समझ रही है। लेकिन एक बात है नमन जी, आप जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें एक तो साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार रणनीति और चक्रव्यूह रचने के माहिर हैं। 2024 के चुनाव में चाहे ये जितनी भी परिस्थितियां हो, जितना भी नाराज हो लें, सब कुछ हो लें, उनकी बातों को नहीं माना जाए, लेकिन अंततः
नीतीश कुमार एक फैक्टर तो है कि यदि ये रूठ जाते हैं। फैक्टर क्यों नहीं है बाबा? अगर डायनासोर और चींटी को लड़ाइएगा तो चींटी काटने से पीछे थोड़ी हटेगी, कटबे ना करेगी। ये तो कहा जाएगा कि चींटी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी जी। अब उसमें ताकत ही नहीं डायनासोर को मार देने का, तो कहां से मारेगा? मतलब नीतीश कुमार के बिना क्या इंडिया का परिकल्पना किया जा सकता है? नीतीश और कांग्रेस के बिना असंभव है, असंभव है। बाकी किसी दल को छोड़ सकते हैं ये, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं। बिल्कुल। बाकी किसी भी दल को छोड़ा सकता है। ममता बनर्जी बंगाल में रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश करके देख ले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राजद बिहार में करके देख ले 0 के 0 ही रह जाएगी। लेकिन नीतीश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश ही वो चेहरा है जिस चेहरे पर ये राजनीति हो सकती है, और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और पोलराइजेशन हो सकता है उसमें ओबीसी का। बिल्कुल। दूसरा, नीतीश बेदाग है जी, ये सब दाग नहीं लगा, बिहार को फेल करने का दाग लगा है, और अदरवाइज कोई दाग नहीं लगा। बिल्कुल। दूसरा, भाजपा नीतीश कुमार के सामने हमेशा चुनाव लड़ने में असहज होती है। ये एक असहजता है। जब भी मान लीजिए आप एक संस्थान खोलकर बैठे रहते हैं, उस संस्थान से कई लोग आते जुड़ते हैं, कहीं और जाकर अपनी संस्थान खोल लेते हैं, जब आपके समक्ष ऐसे वो बंद कमरों में मिलेंगे तो परिस्थिति अलग होती है। लेकिन सार्वजनिक जगहों पर जब आपसे मिलते हैं तो उनको असहजता महसूस होती है कि मैंने इस संस्थान में काम करता था, मैंने धोखा दिया या झटका दिया, या मुझे निकाला गया, या मैं काम नहीं कर पाया, या मैं प्रमोशन ही चला गया, या लालची हो गया, जो भी हुआ हो, वो असहजता दिखती है, इसीलिए मैं फेल बन जाता हूँ जी। खैर, इन सारी बातों को लेकर के नमन जी, जो मेन मुद्दा हम लोग आज लेकर के आए थे कि क्या नीतीश कुमार ऐसे शख्स हैं जो एनडीए से एक बड़ी मात्रा में लोगों को तोड़ सकते हैं? क्या बाबा उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही जगह पे आ गए। उन्होंने कहा है कि हम मेरे साथ संपर्क में लोग हैं, और कौन संपर्क में होगा ये बहुत बस रॉकेट साइंस नहीं है। मुकेश सहनी पर इशारा है, दोनों चिराग और पशुपति पारस में जिस तरह से हुआ है मामला, निश्चित है कि पशुपति पारस अपना ऑप्शन खोज रहे हैं, और वहां गले मिलने के बावजूद पशुपति पारस अब माने चैन से नहीं सो रहे हैं, वो अभी भी यही राग लड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा फिर कि उस सीट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, हाजीपुर से तो हम ही लड़ेंगे। ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है बयान। 5 दिनों में 5 तरह के बयान आए हैं, और उन बयानों पर जो चिराग पासवान ने दिया है आज ही बयान, चेकमेट कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि आप अगर एनडीए में हैं, हम एनडीए में हैं, तो आप सीधे तौर पर। चिराग पासवान बहुत स्मार्ट है, उन्होंने रणनीति पहले बना रखी थी। ये हाजीपुर वाला जो उन्होंने गेम खेला वो फंस गए पशुपति पास में। पहले इतने दिन की तपस्या उन्होंने विश्वामित्र वाली अपनी मेनिका को देखते तोड़ दी। जैसे ही उन्होंने भाजपा के नेताओं को दलाल कह दिया, उनका पॉइंट वहीं सारा तपस्या खत्म, और भाजपा को भी इस असमंजस से निकाल दिया। हाँ, भाजपा को मौका दे दिया कि नखुन का फेद हो सके। और अब क्या है कि पशुपति पारस को लेकर जो एक हल्का सा लायबिलिटी था वो भाजपा छोड़ सकती है, और भाजपा छोड़ चुकी है निश्चित है। और ये अब इनकी बेचैनी बढ़ती जाएगी। पशुपति पारस के आसपास लोग घट रहे हैं, सांसदों का नाम लिया जा रहा है, वो सांसद नहीं मौजूद है वहाँ, तो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता कितने गायब हो रहे हैं जी। पूछा जा रहा है पारस जी से, अब बोल रहा है श्रवण अग्रवाल, जो खुद भाग करके तो खुद आरएलजेपी पे बांग्लादेशी हैं, खुद जाने पहले बाहर से एंट्री मिले करके। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं चिराग पासवान के आने की वजह से बन गई है कि अब असहज महसूस कर रहे हैं पशुपति पारस। और आप अच्छे से जानते हैं पशुपति पारस इतने सीजन पॉलिटिशियन है कि या तो भाजपा से बहुत इस नाम पर, हाजीपुर इसके नाम पर एक बड़ा रिवॉर्ड ले लेंगे, या नहीं मिलेगा तो सीधे नीतीश कुमार पास चले जाएंगे, कहेंगे चलिए अब आप एक खबर चलवाइए, एनडीए में बड़ी टूट हो गई, पशुपति पारस तोड़कर आ गए। लोजपा में भी टूट के कारण तो यही बने थे ना, और इनके सांसद भी खुद चले जाएंगे। बिल्कुल, जो सांसद इनसे छटक रहे हैं अब वो भी चले जाएंगे नीतीश के नाम पर। वो तो बातचीत हो ही रही है, लगातार बातचीत हो रही है, नीतीश से तो बात कर ही रहे हैं जी, सही कहा। इसके अलावा एक और नाम सामने आ रहा है मुकेश सहनी का, जिन्होंने एक लाइन में हुआ, चिराग पासवान ने क्या किया, मौके पर चौका मार दिया। इधर इनका बयान आया कि मैं तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सकता है। चिराग कह रहे हैं कि मेरे पिता की ये सीट है, कायदे से ही मुझे मिलना चाहिए, मेरी विरासत। अब वो नहीं बोल रहे हैं ये बात, अब वो चुप हो गए हैं। हाजीपुर पे चिराग पासवान ने कोई बयान नहीं दिया है, अब पशुपति पारस बार बार बोल रहे हैं, और मीडिया के कुछ प्लांटेड लोगों की वजह से बोल रहे हैं। चार को पत्रकार जाके जबरदस्ती वहां कुछ बुलवा दे रहा है और वो बोल दे रहे हैं, और ये भारी पड़ रहा है क्योंकि अब चिराग ने कह दिया कि ये गठबंधन उनके खिलाफ है, कि वो अपनी मर्जी से ये दावा कर रहे हैं बिना सीट बंटवारे के कि हम वहां से लड़ने जा रहे हैं।
देखिए कल तक चिराग बोल रहे थे तो गलत नहीं था क्योंकि बाहर थे, अब चिराग अंदर चुप हो गए, अब पशुपति पारस बोल रहे हैं तो गठबंधन में रहते हुए कितना टेक्निकली गलत हो रहे हैं ये समझ में नहीं। मुझे याद आ रहा है कि पंचनामा में ही आपने कहा था कि गांव का जो बूढ़ा आदमी जो कुर्सी पे बैठा रहता है, चौकी पे बैठा रहता है, और गांव के बच्चे उसको आकर के एक बार छेड़ देते हैं, उसके बाद गांव के पूरे दिन भले बदनाम हो जाएगा, पूरे गांव में डंडा लाठी लेकर गाली देगा वो, अब वो बदनाम हो जाएगा पूरे गांव में कि इसका कैरेक्टर खराब है बूढ़ा का। अब चिढ़ा दो, हो गया शुरू। और अब आप जो बोल रहे थे मुकेश सहनी वाली बात की, मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मुकेश सहनी भी अब जहाँ तहाँ अंगूठा डाल के पानी का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं राजनीति। भाजपा वाला तो उन्होंने टेम्परेचर चेक कर लिया, भाजपा में इनके हितैषी कम हैं और इनके दुश्मन ज़्यादा हैं। ये जो डिमांड कर रहे हैं उस आधार पर भाजपा के लिए भी थोड़ा उगलने निकलने वाली स्थिति हो जाती है। अब कैसे सीटिंग सांसद का टिकट काट दें, आप आरा भी मांग रहे हैं, मुजफ्फरपुर भी मांग रहे हैं, अब ऐसी सीटें ही मांग रहे हैं जहाँ पे 7 सीटिंग सांसद एनडीए का है, तो ये थोड़ा समस्या हो रहा है। बाकी सभी लोग जैसे अब देखिए मांझी ने कहा मैं बिना शर्त का समर्थन कर रहा हूँ, पशुपति दास ने क्या कहा मैं बिना शर्त का समर्थन कर रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा तक ने कह दिया कि मैं बिना शर्त समर्थन कर रहा हूँ। अब बचता कुछ नहीं है। ऐसे में मुकेश सहनी का ये कहना कि उनकी शर्तें हैं, शर्तें क्या हैं तो 13 सीट चाहिए लोकसभा में, बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश मिला के, आरक्षण चाहिए, आरक्षण में तो मैं सदा तैयार हो गया। मुझे खबर जो प्राप्त हुई है ये आरक्षण उनके समाज को देने के लिए जो चेंजेस करने हैं उसको लेकर भाजपा ने कमेटी बना दी है, मन बना लिया, तो वो हो जाएगा। इंटरनल कमेटी बन चुकी है अंदर ही, तो वो हो जाएगा। लेकिन महत्वाकांक्षा पर इसको नाखून कटा के शहीद होने का कारण नहीं बनाना चाहिए, खासतौर पर तब जब भाजपा एक बड़ा कुनबा बनाकर चल रही है। और आप महागठबंधन में ट्राई कर चुके ना, आपने कुर्नी में ट्राई किया, आपने ट्राई किया ना कुर्नी में, बिल्कुल आपके साथ सब होता रहा, और आपने 2 सीटों पर गोपालगंज और मोकामा आपने सपोर्ट किया महागठबंधन को, आपने मलाहों का वोट दिलवाया, बकायदा एक बूथ का वोट आपने दिलवाया, और आप बदले में आप कुर्नी मांग रहे थे, आपको कुर्नी नहीं दिया गया क्योंकि मलाहों की सीट थी, मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली आपको। आप कायदे से मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बातें कही उसको देख के समझ में आ रहा है कि उनको ना तो तेजस्वी साथ जाने का मन है, ना भाजपा के साथ जाने का मन है, ना तेजस्वी भाव दे रहे हैं, ना भाजपा भाव दे रही है। उनको पता है कि नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसे नेता है जो उनको साथ रख सकते हैं और जिनके साथ उनका पट सकता है। इसीलिए वो बीच बीच में बयान देते रहते हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए तो अच्छा रहता है, नीतीश प्रधानमंत्री लायक हैं। और नीतीश ने लेटर निकालने की जो तैयारी की तो उन्होंने पहले आवाज खाली कि ये विवाद मार्केट में न उतरे कि नीतीश ने खाली करवा दिया। तो नीतीश से बहुत मुझे लग रहा है कि सेफ जो रिलेशनशिप बनाकर चलना इनका, और 25 तारीख को ये मुझे लगता है इसी तरीके का कुछ अनाउंस करने जा रहे हैं। मुझे लगता है नीतीश कुमार को एक एड ऑन जो था पहले मांझी, उसकी जगह पर एक एलआई के तौर पर, नीतीश कुमार के महागठबंधन का हिस्सा नहीं, एलआई के तौर पर वो जहां मांझी थे उसी जगह पर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही से बता सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करने में वहां पहुंच रहे हैं। अंत में परिस्थितियां बदल सकती हैं। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि मलाह भाजपा के साथ ही जाएंगे, सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि भाजपा के साथ जाएंगे। बस दिक्कत क्या हो रही है कि इनकी वहां वकालत करने वाले लोग कमजोर पड़ जा रहे हैं। नीतीश कहीं वकालत कर दे तो बात बन जाएगी। चलिए, तो आज हमने पंचनामा में जो बातें सुनी आपको कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप तो बताते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितना बड़ा अपने आप को एनडीए बता रही है, जितना बड़ा कुनबा बता रही है, कभी अटल जी के समय में हुआ करता था, इसका चर्चा नीतीश कुमार जी बार बार करते हैं। लेकिन वही नीतीश कुमार जी उसी एनडीए में जिसमें 38 दलों के होने का गुमान है और दल शामिल होंगे, उसमें सेंधमारी करना शुरू कर चुके हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा कहा जा रहा है कि भगदड़ मचाने की तैयारी कर चुके हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले अभी बहुत सारी कमेंट्री है जो पंचनामा के माध्यम से नमन जी आपको बताते रहेंगे। बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, उसके साथ साथ निश्चित रूप से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।